आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। आज हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का। नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हिंदी में कहते हैं अणुसंख्यक गुण। तो होता क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। All these properties depend on the number of solid particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. इस पे डिपेंड ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे देखते हैं। तो 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। सबसे पहले रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है। दूसरा हमको पढ़ना है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चार जो है हमारे, ये चारों क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पढ़ते हैं। एलिवेशन इन रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आनावन यानी डिक्रीज। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब एलिवेशन मतलब बढ़ने वाला टर्म, उन्नयन जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक में अवनमन। और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रवासन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या चीजें हैं। तो मैंने जब वेपर प्रेशर पढ़ाया था तो आप लोगों को एक चीज मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। अब इसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इससे हम कह सकते हैं कि इस सॉल्वेंट से जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है और इस सॉल्वेंट का कम, यानी कि इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसका वेपर प्रेशर। लोडिंग, इसी को कहेंगे लोडिंग या अवनमन या घटना या डिक्रीज होना। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपेयर में। तो ये जो डिक्रीज है इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये क्यों है, किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होने के कारण। पहले तो इसमें कोई नंबर ऑफ सॉल्वेंट नहीं था, प्योर सॉल्वेंट था, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा। तो जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्वेंट बढ़ने लगे हमारे सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बना, जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब देखते हैं इसमें डेरिवेशन निकालते हैं इसका। ये तो समझ में आ गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों है। अब हमको पता है कि प्योर सॉल्वेंट P1 इज इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट और X1 फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, ये मेरा आ गया कहाँ से, फ्रॉम राउल्स लॉ। अब नेक्स्ट कंपेयर करेंगे, हम किसको कंपेयर करेंगे, तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसके वेपर प्रेशर को कंपेयर करेंगे। तो प्योर सॉल्वेंट तो मैं लिख दूंगी P1 इज इक्वल टू लिख दूंगी P01 जो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और P1 जो कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर है। यहाँ पे मैं लिख करती हूँ P01 क्या है मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और P1 मेरा यहाँ पे
तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमको यहाँ P1 की वैल्यू मिली, इस P1 की वैल्यू को मैं इसमें क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। पुट द वैल्यू ऑफ P1 in equation 2 from equation फर्स्ट, ठीक है। पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा ये, इससे हम लिख देंगे डेल P इज इक्वल टू P01 माइनस P01 x1, ठीक है। अब x1, अब P01 को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी P01 कॉमन निकल गया, बचेगा क्या 1 माइनस x1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो डेल P इज इक्वल टू P01, मैं जानती हूँ कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो x2 इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ h2, तो मैं लिख दूँगी यहाँ h2। तो ये फॉर्मूला मुझे मिल गया रिलेटिव फ्लोरिंग प्रेशर के लिए। इसको और क्या कर सकते हैं हम, अगर P01 से इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दो। इसको मैं चाहूँ तो डेल P को क्या लिख सकती हूँ, डेल P को मैं लिख सकती हूँ ये P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 x2, ये भी लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब x2 का अगर मैं इसको कौन सा फॉर्मूला दूँ, मैं फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, इसको दे देती हूँ मैं थर्ड, इसको नहीं, इसको दे देती हूँ, इसको दे दिया मैंने थर्ड, ऐसे एक ही साथ लिखना चाहिए था मुझे। अब इक्वेशन थर्ड अगर मैं देखूँ P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 और h2, इक्वेशन थर्ड is divided by P01, अगर मैं इसको P01 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू P01 बाई क्या हो जाएगा P01 और H2 बाई P01, सॉरी ये दोनों का एक साथ है, इस साइड P01 से डिवाइड कर दिया है और इस साइड भी मैंने P01 से डिवाइड कर दिया, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू x2, ठीक है। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये जो डिफरेंस है उसको मैं डेल P भी लिख सकती हूँ, डेल P बाई P01 ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और इज इक्वल टू ये आ गया फॉर्मूला यहाँ से। अब H2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैं कह सकती हूँ क्या कह सकती हूँ, ये मेरा क्या है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मैं क्या कह सकती हूँ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solute present in solution, ठीक है। यानी P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू H2। अब H2 सॉलिड का मोल फ्रैक्शन है, इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम H2 को क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो हम इसको लिख सकते हैं
P01 minus P1 by P01 is equal to number of moles of solute by number of moles of solvent plus number of moles of solute. H2 को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे? N2 by N1 है। तो मेरा ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब ये जो हुआ है मेरा, इसमें N2 की वैल्यू नीचे कंपेयर करेंगे हम N1 और N2 यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो N2 की वैल्यू बहुत ही कम होती है N1 से, तो हम क्या कर सकते हैं इसको P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू N2 बाई N1। इसको और क्या लिख सकती हूँ मैं N2 बाई N1 को? तो P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू N2 का गिवन मास बाई मोलर मास और N1 का गिवन मास बाई मोलर मास। तो मेरा ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला मिल गया? तो एक तो मैं ये रख सकती हूँ, ठीक है, और दूसरा ये रख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से N2 भी निकाल सकते हैं, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं इससे रिलेटेड। हमारा क्वेश्चन है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर से रिलेटेड। क्या भी है क्वेश्चन में देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन ऑफ अ सर्टेन कंपाउंड सर्टेन टेम्परेचर इज, बेंजीन का दिया हुआ ना, प्योर बेंजीन को कितना दिया हुआ है? वेपर प्रेशर 0.850 बार, यानी कि मैं अगर इसको लिखूँ तो प्योर को मैं वेपर प्रेशर को ऐसा शो करती हूँ, बेंजीन का कितना है? 0.850 बार। फिर क्या बोला? ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम। सॉल्यूट कितना ग्राम है? 0.5 ग्राम, यानी कि W2 कितना है सॉल्यूट का वेट। नेक्स्ट देन एडेड टू, यानी सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है? सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट का कितना दिया है? सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है? यानी W1 दिया है 39 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास यानी M1, मोलर मास कितना हो जाएगा? M1 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बैंड इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया है? सॉल्यूशन का मतलब P1 कितना दिया है? 0.845 बार। निकालना क्या है? मोलर मास ऑफ द सॉलिड, यानी सॉल्यूट का मोलर मास यानी N2 इनको निकालना है। इतनी चीजें दी है और ये इनको निकालना। तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का अगर मैं फॉर्मूला रखूँ तो क्या है फॉर्मूला? इज इक्वल टू H2 रहता है मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर एक और फॉर्मूला मैंने लिखा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ। तो रखते हैं वैल्यू P01 कितना दिया है? माइनस P1 बाई P01 सब बाद में इज इक्वल टू W1 कितना है? 0.5 ग्राम, M1 78 ग्राम पर मोल, N2 निकालना है, W1 39 ग्राम। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो कट जाएगा, 1 जा 2 जा, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0.005 बाई 0.850 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? 1
ग्राम पर मोल में है, ठीक है। अब बाई N2 निकालना क्या है, N2, तो मैं क्या कर दूंगी, N2 इंटू 0.005 इज इक्वल टू 1/0.850, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना इधर जाकर, इज इक्वल टू 0.850, या फिर और क्या लिख सकती हूँ, N2 इज इक्वल टू 0.850 बाई 0.005, या फिर डेसिमल घटेगा तो ये हो जाएगा 850 बाई 5, 1 जा 7 और 0। तो कितना आया मोलिक्यूलर मास था N2 का, तो 170 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल के हैं यूनिट। तो कितना आ गया, N2 की वैल्यू आ गई मेरी 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला याद रखना। अब दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Elevation in boiling point, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ये है मेरा 1 atm इक्वल है 1 atm, इसलिए क्योंकि कोई भी लिक्विड जब उसको हम बॉइल करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वो वेपर में कब कन्वर्ट होता है, जब उसका प्रेशर जो है 1 atm के इक्वल हो जाए, तब वो किसका कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 atm। अगर इसी को मैं बार में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 1.0325 बार, ठीक। अब ये मेरा सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट है, और ये मेरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये किसको शो कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए इसको मैं P0B से रिप्रेजेंट करूंगी, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का है, इसको मैं PB से रिप्रेजेंट करूंगी। तो देख के ही समझ में आ रहा है। और आपको इसको भी बना है, यहाँ पे है मेरा वेपर प्रेशर, और यहाँ पे है मेरा टाइम, किसमें है, केल्विन में। अब देख के ही समझ में आ रहा है किसका टेम्परेचर ज्यादा है, मेरे सॉल्यूशन का ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है। अब इन दोनों टेम्परेचर के बीच अगर मैं देखूँ क्या बोलते हैं डिफरेंस, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डेल टी बी, ठीक है, डेल टी बी, डेल टी नॉट बी। तो डेल टी नॉट बी कैसे आया, तो टी नॉट बी और टी बी के बीच अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो वो मेरा क्या हो जाता है, डेल टी बी। अब क्यों किसको किस में माइनस करें, तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं सॉल्वेंट को बॉइल करती हूँ तो वो जल्दी बॉइल हो जाता है कंपेयर टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को करती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है मेरा, तो टेम्परेचर इलिवेशन बढ़ रहा है, किसके कंडीशन में, सॉल्यूशन के। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के टेम्परेचर। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी डिफरेंस को डेल टी बी से, ठीक है। डेल टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, किसका ज़्यादा है, सॉल्यूशन का, तो टी बी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन।
अब ये हो गया, जो मेरा एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे इक्वल होता है, तो वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, तो वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है तो उसके लिए इक्वेशन आ जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटाती हूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी देन Pb इज इक्वल टू KdN। Kd यहाँ पे क्या है, तो Kd यहाँ पे हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसी को इक्विलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब मोलैरिटी के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैरिटी के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाता है, मोलैरिटी का क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि N2। मैं पूरा डीपली लिख रही हूँ, गिवन मास और मोलर मास से। फिर सॉल्वेंट का रहता है, अगर ग्राम में है तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया। इस फॉर्मूले के बाद हम इसको इधर भी ला सकते हैं, तो लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू तो ये दो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब मुझे समझाना है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। एम का भी लिख लो, एम क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी, अब तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैं देखूंगी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि दिमाग में ऑर्नमल। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी लगभग ऐसा ही है, बस ग्राफ में कुछ चेंजेस हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो ये जो मेरा लाइन है ये किसके लिए हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए, लिक्विड सॉल्वेंट, और ये जो है ये मेरा सॉल्यूशन के लिए। यानी कि आप जब सॉल्वेंट को क्या करोगे, फ्रीज करोगे, प्योर सॉल्वेंट, जैसे कि अगर आप वाटर को जमाओगे तो जल्दी जम जाएगा, लेकिन वहीं आइसक्रीम को जमाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि अगर मुझे प्योर सॉल्वेंट जमाना है तो जल्दी जम जाएगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो उसके लिए और टेम्परेचर मुझे कम करना पड़ेगा उसे फ्रीज करने के लिए। तो इसका टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सॉल्वेंट से। जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम TF से शो करते हैं, और जो प्योर सॉल्वेंट का है T0F से, और बीच का डिफरेंस डेल TF। सेम है सारी चीज इसमें, लेकिन टेम्परेचर की अगर बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन यहाँ किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का। तो मैं इसे उल्टा कर दूंगी, मतलब T0F माइनस TF हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है। Freezing point is directly proportional to molality. TB is equal to TB के जगह TF KF, ठीक, ये भी F, ठीक है, सारी चीजें सेम है, केवल बॉइलिंग के जगह मेरा क्या आएगा, फ्रीजिंग आएगा। मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी है का के जुड़ा KF। अब यहाँ पे भी ये चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और KB है वो क्या हो जाएगा KF, और ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। M मोलैलिटी की है, कुछ नहीं किया हमने, KF है मोलैलिटी का फॉर्मूला, ठीक है, और सारी चीजें वैसी है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में थी। फर्क बस ये है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट से डिनोट किया गया है।
फॉर्मूला सेम है, कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो दूसरा फॉर्मूला आप खुद से ही लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल दिया है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेंपरेचर विल वाटर बॉईल एट 1.013 बार kg फॉर वाटर इज 0.5 to 10। कितना ग्राम ग्लूकोज? 80 ग्राम। सॉल्यूशन ये क्या है मेरा सॉल्यूट। मोलर मास क्या निकाल सकते हैं ग्लूकोज का? निकालोगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल 1 kg। W1 क्या है? 1 kg। Kb दिए हैं 0.52 केल्विन। अब इसके लिए फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल Eb इज इक्वल टू Kb। तो मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो गिवन मास ये है, मोलर मास ये है, तो W2/N2 कितना आ जाएगा? 18 ग्राम बाई 180 ग्राम पर मोल, यानी कि ग्राम ग्राम कटा और ये आ जाएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल कितने में डिसॉल्व है? अगर मोलैलिटी कहूँ तो मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन सॉल्यूशन प्रेजेंट इन केजी। तो मैं कह सकती हूँ मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी कितना आ जाएगा मेरा? 0.1 मोल पर केजी, यानी पर केजी में डिसॉल्व जो नंबर ऑफ मोल्स है वही मेरी मोलैलिटी है। केबी का वैल्यू दिया है, तो डेल टीबी कितना आ जाएगा? 0.52 केल्विन केजी पर मोल इंटू 0.1 मोल पर केजी। कितना हो जाएगा? केजी पर केजी कर जाएगा, मोल पर मोल कर जाएगा। आंसर आएगा मेरा 0.052 केल्विन। अब वाटर वाटर 373 केल्विन पे बॉइल होता है 1.013 बार पे, ठीक है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होता है, जिसको केल्विन में लेंगे इसलिए 373.15 है। तो मेरा हो जाएगा देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 373.15 प्लस 0.052। कितना आ जाएगा? 373.202 केल्विन। ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं इसी में। The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.80 ग्राम यानी W2 है वो कितना है? 90 ग्राम इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी W1 क्या है?
90 ग्राम। और द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू दिया है। पहला बॉइलिंग पॉइंट मेरा कितना है सॉल्वेंट का 353.23 केल्विन, रेज टू कितना बढ़ जा रहा है 11 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, निकालना क्या है N2, Kb की वैल्यू कितनी दी है केल्विन केजी पर मोल। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है N2 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है हमारा। तो सबसे पहले डेल टीवी निकाल लें। तो डेल टीवी इज इक्वल टू क्या होता है टीवी माइनस टी नॉट बी। टीवी कितना है माइनस कितना आ जाएगा अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा Kb 530 केल्विन Kg पर मोल इंटू W2 कितना है, सॉरी W2 दिया है 1.80 ग्राम इंटू 1000 बाई डेल टीवी की वैल्यू 0.88 केल्विन, W1 कितना है 90 ग्राम। केल्विन कट गया, केल्विन कट गया, केजी पर केजी, ग्राम ग्राम। अब इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58 और यूनिट ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है हमारा 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूट क्या है W2 45 ग्राम। मोलर मास भी देख लेते हैं कितना आएगा इसका। आएगा 62 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितने में डिसॉल्व है 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि W1 कितना है। अब निकालना क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल निकाल लेती हूँ। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे। तो गिवन मास कितना है 45 ग्राम, मोलर मास कितना है 62 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट जाएगा, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.7 टाइम्स आएगा, यानी ये आएगा 0.73 मोल। ठीक है, इतने मोल्स कितने में डिसॉल्व है केजी के टर्म में देखते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करूंगी वाटर का, तो मैं क्या लिख सकती हूँ वाटर के, अगर केजी में करूंगी तो 600/1000 ग्राम पर केजी। तो ये किस में आ जाएगा मेरा
ये आ जाएगा 0.6 kg। अब मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट 0.6 kg। तो इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा 1.2 मोल पर kg। ये आ गई मोलैलिटी में। पूछा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे मेरा कितना आया है, मोलैलिटी मेरी आई हुई है 1.2 मोल पर केजी। निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, डेल TF इज इक्वल टू M इंटू KFM, मतलब मोलैलिटी KF की वैल्यू जो वाटर के लिए 1.86 हो जाएगा, तो डेल TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.86 केल्विन पर केजी पर मोल। और यहाँ पे मेरा कितना आया है 1.2 मोल पर केजी। इसको रख देते हैं मोलैलिटी 1.2 मोल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, पर केजी मोल पर मोल। और इसको सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, TF की वैल्यू निकल जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, 2.2 केल्विन। ये मेरा आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये तो निकल गया जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन पूछा था। दूसरा पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन के लिए देखेंगे तो कितना होगा, हमारा जनरली सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, तो सॉल्यूशन हमारा फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करूंगी तो 273.15, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये TF। तो इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे माइनस कर दूंगी तो मेरा किसका निकल जाएगा, मेरी वैल्यू निकल जाएगी सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा केल्विन में। ये दोनों में केल्विन में है, तो ये मेरा आंसर आ गया 270.90 केल्विन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल था हमारा बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का। और न्यूमेरिकल्स देख लेना, इससे रिलेटेड एक और चीज बताना है मुझे। अगर KF और KB की वैल्यू निकालनी है तो कहाँ से निकालते हैं, वैल्यू ऑफ KB and KF is depends upon सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो मैं लिख सकती हूँ KB इज इक्वल टू R इंटू N1 इंटू डेल PV 1000 इंटू B है तो वेपराइजेशन एंथैल्पी, ये KB और KF के लिए R इंटू M1 इंटू डेल PF बाई 1000 इंटू डेल फ्यूजन एंथैल्पी। अब यहाँ पे कैसे सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो कैसे करता है, तो यहाँ पे R क्या है मेरा, दोनों R जो है मेरे वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। M1 क्या है, तो M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर TB की बात करें तो जान लो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर डेल वेपराइजेशन H है, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ
वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और यहीं पे डेप्थ फ्यूजन दिया है, तो फ्यूजन में क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो सारी चीजें किसकी है, सॉल्वेंट पे, तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा हमारा केवी और के। अगर ये वैल्यू दी तो